नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अमोघ एजुकेशन पर। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उनका समय कब रहा है और उनकी रचना क्या है। यहाँ से आपको एमपी सेट हो या छत्तीसगढ़ का सेट हो या नेट हो, जेआरएफ हो या सहायक प्राध्यापक परीक्षा हो या अन्य कोई भी पेपर जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र दिया है, तो यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न मिलते हैं। या तो वो पूछ लेगा आपसे कि भरतमुनि की रचना क्या है या भरतमुनि का समय क्या है, या डायरेक्ट ग्रंथ से पूछ लेगा कि किसका ग्रंथ है। तो इन सब पे हम बात करेंगे। उससे पहले आपको एक सूचना दे दूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अमोघ एजुकेशन की तरफ से जो अमोघ बैच हिंदी साहित्य के लिए प्रारंभ किया जा रहा था, उसकी डेट कुछ टेक्निकल कारणों के कारण बढ़ा दी गई है। नई डेट आपको पृथक रूप से मिल जाएगी। वैसे अगले वीक में स्टार्ट हो जाएंगी क्लास। संभव है कि आपकी 28 तारीख को क्लास स्टार्ट होगी, नया बैच 28 तारीख से प्रारंभ होगा, तो कल से क्लासेस नहीं रहेंगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम भारतीय काव्य शास्त्र के जो भी आचार्य हैं उनका समय और उनकी रचना क्या रही है। सबसे पहले भरतमुनि आते हैं, जिनने नाट्य शास्त्र लिखा है और इनका समय दूसरी शती से पहली सदी तक, मतलब पहली, कई लोग यहाँ पे पहली सदी मिलेगा, पहली सदी पूर्व मिलेगा या दूसरी मिलेगा, ठीक है। इनका ग्रंथ जो है वो नाट्य शास्त्र है। इसमें ही इन्होंने 8 रसों की चर्चा की थी। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कितने रसों की चर्चा की है। तो केवल 8 रस की है, ना 9, ना 10 और ना 11, ये बाद में जुड़े हैं, ठीक है। पर भरतमुनि ने केवल 8 रस की चर्चा की है, वो भी अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। इससे एक और संबंधित तथ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नाट्य शास्त्र जो है उसे पंचम वेद भी कहा जाता है, ठीक है। तो पंचम वेद नाट्य शास्त्र को, तो इस एक लाइन से आपको 4 प्रश्न मिल गए। अगले हैं भामह है, ये काव्य अलंकार है, ये अलंकारवादी आचार्य है, ठीक है। 6वीं सदी इनका जो है वो काल रहा है इनका, ठीक है, 6वीं सदी में रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे दंडी, इन्होंने काव्य दर्श लिखा है, ठीक है। दंडी ने क्या लिखा है? काव्य दर्श, दा से दंडी और दा से दर्श, आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। ये 7वीं सदी के हैं, ठीक है, 7वीं सदी के ये रहे हैं। उसके बाद वामन आते हैं, वामन ने लिखा है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, ठीक है। मतलब आपका भामे ने भी लिखा था काव्य अलंकार, पर इन्होंने क्या लिखा है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, और ये 8वीं सदी के हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे उद्भट जी, इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, भामे ने काव्य अलंकार लिखा, वामन ने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति लिखा और उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह लिखा है, ठीक है। ये 9वीं सदी के हैं, ठीक है। अब यहीं से प्रश्न बन जाते हैं कि आपका काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति या काव्य अलंकार सार संग्रह और काव्य अलंकार, इनमें से कौन सी रचना वामन की है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अगला हमारे रुद्रट है, रुद्रट काव्य अलंकार इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। ये सेम नाम रहेगा, लेकिन अगर 2 एक साथ ऑप्शन अगर रुद्रट का और भामे का आता है तो आप ये इस बात से निश्चिंत रहें कि आपका एक नाम ही आएगा, 2 नाम एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ने सेम नाम, एक ही नाम से, समान नाम से ही ग्रंथ लिखा है, ठीक है। एक इसमें ये बड़ी दिक्कत आती है कि इनके नाम भी एक जैसे लगते हैं, उद्भट है, रुद्रट है, दंडी है, सब है, वाम है, वामन, ये अलग, ऐसा लगता नहीं कि अलग है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम कन्फ्यूज रहते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। फिर आते हैं रुप्यक, रुप्यक ने अलंकार सर्वस्व लिखा है, ठीक है, ये 9वीं सदी के हैं। शंकुक है, ठीक है, अनुमतिवाद वाले हैं ये, ठीक है, अनुमति जो था उनका अनुमतिवाद वाले हैं ये शंकुक, ठीक है, उनका 9वीं सदी है, इनके ग्रंथ नहीं। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा है, आनंदवर्धन ने क्या लिखा है? ध्वन्यालोक, ठीक है। ये ध्वनि संप्रदाय वाले हैं, ठीक है, ये सब संप्रदाय वाले हैं। जैसे आचार्य भरतमुनि हो गए तो रस संप्रदाय के हो गए, भामे जो हो गए वो अलंकार संप्रदाय के हो गए, आनंदवर्धन जो हो गए वो ध्वनि संप्रदाय के हो गए। तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक कौन है, किस किस को पता है, ठीक है। फिर रुद्रभट्ट है, इनका श्रृंगार तिलक है, ठीक है, रुद्रभट्ट का श्रृंगार तिलक है और ये 10वीं शताब्दी के हैं, मतलब श्रुतिकेश, ठीक है। फिर है राजशेखर, राजशेखर का काव्य मीमांसा, बहुत महत्वपूर्ण राइटर, मतलब आचार्य हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है काव्य मीमांसा, ठीक है। धनंजय का 10 रूपक कई बार पूछा गया आपका यूजीसी नेट के पेपर में, सेट के पेपर में, ठीक है। अगले आते हैं भट्टनायक और भट्टलोल्लट, ठीक है, इनकी कोई इस प्रॉपर इनका समय और वो नहीं दिया गया है। फिर अभिनव गुप्त की बात करते हैं, अभिनव गुप्त का है ध्वनि लोकलोचन, 11वीं, 10वीं और 11वीं शती माना गया इनका। कुंतक,
कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय चलाया और ग्रंथ भी लिखा वक्रोक्ति जीवितम। मतलब इनका संप्रदाय भी वक्रोक्ति है और इनके ग्रंथ का नाम भी वक्रोक्ति जीवितम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भोजराज जी, हमारी जो परमार वंश वाले जो भोज हैं वही है ये। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, इनकी और भी रचना है पर अपने साहित्य की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका समय 11वीं शती रहा है। फिर क्षेमेंद्र है। अब क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा और कंठाभरण, कवि कंठाभरण इनने लिखा है। ठीक है, तो ये औचित्य संप्रदाय के थे। ठीक है, ये आपके किसके थे? औचित्य संप्रदाय, इनका भी 11वीं शती समय है। मम्मट आते हैं अपने, मम्मट का काव्य प्रकाश है, 11वीं शती है। रामचंद्र गुणचंद्र ये आते हैं, इनका नाट्य दर्पण है, ये 12वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तीनों, इनको आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। भानुदत्त की रसमंजरी, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण और जगन्नाथ की रसगंगाधर। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। भानुदत्त की रसमंजरी ये 13वीं से 14वीं शती के हैं, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण ये 14वीं शती के हैं, पंडित जगन्नाथ की रसगंगाधर ये 17वीं शती के हैं। ठीक है, अब इनको आपको नहीं भूलना है, विश्वनाथ की रसमंजरी साहित्य दर्पण, भानुदत्त की रसमंजरी और पंडित जगन्नाथ की रसगंगाधर, ये तीनों ही रचनाएं बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको आज हमने भारतीय आचार, उनका समय और उनकी रचनाओं से अवगत कराया, आपको जानकारी दी। इससे संबंधित आपको मैंने बताया नेट सेट JRF में भी प्रश्न बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रश्न बनेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको दोबारा वापस रिपीट करें ताकि हमें अच्छी तरह से फैक्ट, अच्छी तरह से तथ्य हमें याद हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।